स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि जो हमारा सीरीज चल रहा था केस का, तो केस का जो सीरीज चल रहा था हम लोग उसी केस के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और मेरा ये प्रयास रहेगा इस वीडियो के अंत तक केस को ख़त्म कर दिया जाए। अगर नहीं भी ख़त्म हुआ, एग्जाम्पल्स वगैरह ज़्यादा आ जाए और समझाने के पीरियड में ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो अगले वीडियो में डेफिनेटली केस को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक केस आप लोग पढ़ रहे थे, बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट किए थे पूरा जीरो से। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा केस को। आज हम लोग केस के एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं अभी, तो वो अपना अपना क्या कीजिए कि कॉपी वगैरह ले लीजिए, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है और कहीं जाइएगा नहीं, अंत तक वीडियो देखिए। बहुत ही कॉन्सेप्ट, लाजवाब कॉन्सेप्ट आज आपके सामने आएगा और आप सोचिएगा कि सर ऐसा क्यों हो गया और कैसे हो गया। तो अगर आप जानना, डाउट में नहीं रहना चाहते हैं तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाइए, वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना भूले नहीं। और ये चारों काम आप वीडियो के अंत में कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस का आज का सेशन। ठीक है, तो केस के आज के सेशन को समझने के लिए हम क्वेश्चंस पहले लिख दिए थे ताकि टाइम हम लोग का बहुत ही बच जाए। ठीक, आइए तो पहला क्वेश्चन हमारा जो केस का है वो क्या कह रहा है, राम इज टॉलर देन मोहन। तो इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन पे आज केस का ये कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है भाई टॉलर देन। तो सारा स्टूडेंट्स, लगभग स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये जो टॉलर देन है ये टॉल से बना है। और टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्या बताता है, नाउन का विशेषता बताता है। और जब एडजेक्टिव नाउन का विशेषता बताने के साथ इसका दूसरा काम क्या है कि नाउन के दूसरे नाउन के साथ कंपेयर करवाने का काम करता है, तो उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो एडजेक्टिव में डिग्री होता है। अगर बेसिक क्लास आप नहीं देखे होंगे, फिर से हम बोल रहे हैं बेसिक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक क्लास अगर नहीं देखे होंगे तो स्क्रीन पे टच कीजिए, इस साइड में आई बटन आएगा, क्लिक कीजिएगा, बेसिक का सारा प्लेलिस्ट आएगा आपके सामने। वहां से 1 नंबर वीडियो से देखने का स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको ये डिग्री क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये सारा बेसिक में पढ़ा के हम आए हैं, ताकि आपको कोई भी चीज जब ऐसे ही आए तो आपको समझ में तुरंत आ जाए। चलिए, तो ये डिग्री का काम क्या है, क्या करना, कंपेरिजन करना। अब कंपैरिजन करने का 3 रास्ता है। तो ये जो टॉल है ना, ये अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है, इससे हम लोग बुलाएंगे टॉलर। तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का काम है दो के बीच कंपेयर कराना, एक और उधर दूसरा। ठीक है, तो दो के बीच कंपेयर कराने का काम करेगा, वो हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। फिर एक होगा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का काम क्या है भाई कि ये सबसे ऊपर कर देगा उस नाउन को, या उस नाउन को सबसे नीचे कर देगा। ठीक है, यही काम करने का करेगा सुपरलेटिव डिग्री का काम। यानी ये कंपेयर किसी एक का दूसरे से नहीं कराएगा, एक का सब से करा देगा। ठीक, तो पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपेयर नहीं होगा। राम इज ए टॉल बॉय, सीधा बोल दीजिए सिंपल वे में। अगर कंपेयर दो के बीच कराना है तो टॉलर यानी कंपैरेटिव डिग्री लिखना होगा। और अगर कंपेयर सब से कराना होगा, किसी का, राम का सब से कराना होगा, तो किससे कराइए, टॉलेस्ट से। ठीक है, हम यहाँ पे टॉलर लिखे हैं। तो आज हम लोग कंपैरेटिव डिग्री पे पढ़ेंगे और कंपैरेटिव डिग्री पे ही केस में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, उसी को आज हम लोग फॉलो करेंगे। तो आइए, तो ये जो कंपैरेटिव डिग्री है ना, अपने बाद प्रीपोजिशन क्या लेता है भाई, देन लेता है। ठीक है, ध्यान से बात को देखिएगा, क्या लेता है, देन। तो ये जो कंपैरेटिव डिग्री है क्या लेगा, देन लेगा। अब ये क्यों लेगा, एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे उस समय हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल आप जान लीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री जैसे ही वाक्य में आएगा, एक का कंपेयर किससे कराएगा भाई, दूसरे से, और दोनों के बीच ये क्या कर देगा, देन ले लेगा अपने बाद कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, तो आइए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आ गया। इसमें खोजते हैं कंपैरेटिव डिग्री मोर देन, इसमें खोजते हैं बेटर देन। बेटर किससे बना है, गुड से। ठीक है, सबका बेस याद रखिएगा। बिगर बिग से बना होगा, कॉस्टलियर कॉस्टली से बना होगा, और कोल्डर कोल्ड से बना होगा, और ब्राइटर किससे बना है, ब्राइट से, उसमें देन लगा हुआ है। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चंस को समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को छोड़ के अंत तक देखिए। इसके बाद भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं। तो टॉलर देन यहाँ पे कंपेयर किसका करवा रहा है भाई, राम का। और राम किस पोजीशन पे है, सब्जेक्ट पे। तो याद रखिएगा कि जब भी कंपेयर होता है, जब भी कंपेयर किया जाता है, तो कंपैरिजन जब भी होगा ना, तो याद रखिएगा मस्ट बी इन सेम केस, मस्ट बी इन सेम केस। क्लियर है, ध्यान से बात समझ में आया।
तो मस्ट बी इन सेम केस कहने का मतलब क्या है कि अगर राम सब्जेक्टिव केस में है तो जिसका ये कंपेयर करा रहा है वो भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो लीजिए मोहन, मोहन भी सब्जेक्ट बन गया। क्यों ऐसा हुआ भाई? तो मोहन नाउन है और नाउन क्या होगा कि अपने आप में सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। अब इसको जो मान लीजिए तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट मान लिए क्योंकि ये राम सब्जेक्टिव जगह पर आ रहा है, लेकिन जैसे ही कंपैरिजन होगा तो कंपैरिजन सेम केस में होता है, तो यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट ही मानना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट नहीं मानना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये होता है नाउन एंड केस। तो जब कंपैरिजन होगा तो सेम केस में कीजिएगा। अब आइए यहाँ पे, यहाँ भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है राम। अब राम का कंपेयर आई और मी से कराना है, तो सबको पता है कि आई सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। लेकिन मोहन नाउन है, नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही हो जाता है जो लिखा हुआ रहता है, तो हमको मानना पड़ता है कि वो कौन होगा। लेकिन प्रोनाउन में ऐसा नहीं है, प्रोनाउन का सब्जेक्ट अलग होता है और ऑब्जेक्ट अलग होता है। अब क्या होगा कि यहाँ पे कंपेरिजन किससे हो रहा है भाई? राम से। राम क्या है? सब्जेक्ट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आई। क्लियर हुआ? तो यहाँ मोहन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों था, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी अपने आप में एक ही वर्ड, लेकिन प्रोनाउन में सब्जेक्ट अलग होता है और ऑब्जेक्ट अलग होता है। यही नाउन और प्रोनाउन में बेसिक डिफरेंस है। और ये बेसिक डिफरेंस को जानने के लिए आप बेसिक वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट से आई बटन क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आएगा तो वहां से सारा बेसिक वीडियो आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन में देखिए, ये ट्रस्ट आपका, सॉरी ट्रस्ट की जगह ट्रस्ट कर दीजिए, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा ट्रस्ट। ये आपका वर्ब है, ध्यान से बात को समझिएगा। ठीक है, ये क्या है? आपका वर्ब है। और ये कमल क्या है? आपका सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? और ट्रस्ट हुम, किस पर ट्रस्ट कर रहा है? रमेश पर। तो रमेश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब आया कंपैरेटिव डिग्री, ये रहा कंपैरेटिव डिग्री। कंपेयर किससे कराना है? सी से। सी हो गया आपका सब्जेक्ट और इस सी का ऑब्जेक्ट कौन हो गया? हर। अब हमको चेक करना है इस वाक्य में कि हम कंपेयर किससे कराना चाह रहे हैं। क्लियर है? तो कंपेयर अगर हम सब्जेक्ट से कराना चाह रहे हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन? सी। और कंपेयर अगर हम ऑब्जेक्ट से कराना चाह रहे हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा हर। अब देखिए तो क्या कि इस कमल क्या है? पर्सन। यहाँ सी क्या है? पर्सन। तो हो गया आंसर कमल ट्रस्ट रमेश मोर देन सी। यानी कि इस वाक्य में कमल का कंपेयर किसके साथ किया गया है? सी का। कि कमल ट्रस्ट करता है किस पे? रमेश पर मोर देन सी। और सी सब्जेक्ट है तो ये काम करेगा किस पर? काम होगा। तो सब्जेक्ट का काम करना होता है, तो सी भी रमेश पर ट्रस्ट करती है, कमल भी रमेश पर ट्रस्ट करता है। मोर देन लगा हुआ है तो ज्यादा कौन करेगा? कमल करेगा। क्लियर हुआ? अब आइए दूसरा तरीका से देखते हैं, ऑब्जेक्ट। अब रमेश का कंपेयर हम लोग करा के देखते हैं ऑब्जेक्ट हर के साथ, क्योंकि रमेश ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर होगा। क्लियर है? बंद करो उसको। तो कमल ट्रस्ट रमेश, कमल किस पे ट्रस्ट करता है? रमेश पे मोर देन हर। अब ये हर ऑब्जेक्ट पे आ रहा है तो ये कमल ही हर पर ट्रस्ट कर रहा है और रमेश दोनों पे, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट पर आ रहा है और ऑब्जेक्ट पे ट्रस्ट करने का काम कौन करेगा? सब्जेक्ट। यानी कि कमल रमेश पे भी ट्रस्ट कर रहा है और हर पे भी ट्रस्ट कर रहा है, अगर हम हर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंपेयर करवाएंगे तो। लेकिन ज़्यादा ट्रस्ट किस पे करेगा? रमेश पे करेगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि अगर आप सब्जेक्ट का कंपेयर कराएंगे तो सब्जेक्ट से कराना होगा, ऑब्जेक्ट का कंपेयर होगा तो ऑब्जेक्ट से होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट का कमल ट्रस्ट करता है रमेश पर, तो ये सी भी सब्जेक्ट है तो सी भी वही काम करेगी। तो सी भी ट्रस्ट किस पे करती है? रमेश पे। लेकिन मोर देन लगा हुआ है तो ज्यादा कौन करेगा? ये वाला करेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट से कराइए, रमेश का हर से कराते हैं तो रमेश भी ऑब्जेक्ट है, हर भी ऑब्जेक्ट है। अब कमल ट्रस्ट रमेश पे भी ऑब्जेक्ट पे करेगा और इस ऑब्जेक्ट पे भी ट्रस्ट करेगा, लेकिन ज्यादा किस ऑब्जेक्ट पे ट्रस्ट करेगा? रमेश। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे वर्ब हो गया स्पीक, यहाँ हो गया कमल सब्जेक्ट, स्पीक व्हाट इंग्लिश हो गया आपका ऑब्जेक्ट, बेटर देन कंपैरेटिव डिग्री, सी सब्जेक्ट, हर इसका ऑब्जेक्ट। अब चेक करते हैं किससे कंपेयर हो सकता है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, कमल सब्जेक्ट का ले चलते हैं सब्जेक्ट के साथ कंपेयर कराने। हो गया, सी भी पर्सन है, कमल भी पर्सन है। क्लियर हो गया? तो कमल स्पीक्स इंग्लिश, कमल इंग्लिश स्पीक करता है बेटर देन सी। किससे ज्यादा अच्छा स्पीक करता है? सी के। सी भी इंग्लिश स्पीक करती होगी क्योंकि सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक्शन को करेगा। तो यहाँ पे कमल भी इंग्लिश को बोलता है और सी सब्जेक्ट वो भी इंग्लिश को बोलती है, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री कंपेयर करवा रहा है कि ज्यादा अच्छा कौन बोलता है? इधर वाला बोलेगा।
क्योंकि इससे कंपेयर उसका करवाया जा रहा है। तो काम तो बोलने का कमल भी कर रहा है और सी भी कर रही है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से हो गया, ठीक है। तो ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, ये भी बोलने का काम कर रहा है, ये भी बोलने का काम कर रहा है, ये इंग्लिश बोल रहा है, ये भी इंग्लिश बोल रहा है। तो ज़्यादा अच्छा कौन बोल रहा है? कमल, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री किसके सहायता से लगा हुआ है? कमल के सहायता से। क्लियर होगा। अब आते हैं ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से रिलेशन। ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर है। हर होता है पर्सन, इंग्लिश होता है नॉन लिविंग चीज। पर्सन और नॉन लिविंग में कभी कंपेयर होगा तो इसमें केवल सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपेयर होगा, हर का कंपेयर नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? आंसर आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इतना पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से कमेंट कीजिए तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये कॉन्सेप्ट पे ही ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आइए इस पे क्या करा, कमल्स हाउस इज बिगर देन रोहन। अब यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है किसका? कमल के हाउस का। तो कमल हो गया भाई कौन सा केस? पॉजेसिव केस। और हाउस हो गया इसका नाउन, बताए थे पिछले वीडियो में बहुत बार। अब किसका कंपेयर हो रहा है? कमल के हाउस का कंपेयर हो रहा है रोहन से। पॉसिबल है क्या कभी? किसी के घर का कंपेयर किसी पर्सन से तो होगा नहीं। तो आपको यहाँ रोहन का कंपेयर करना होगा कि रोहन के घर से। बताए थे कंपेरिजन मस्ट बी इन सेम केस। तो यहाँ पॉजेसिव केस प्लस नाउन है, तो वहाँ भी पॉजेसिव केस प्लस नाउन ही होना चाहिए, क्योंकि जब तक दोनों सेम नहीं होगा तब तक कंपेयर होगा नहीं। तो आप कमल के घर का कंपेरिजन करेंगे बिगर देन से, तो रोहन से तो नहीं होगा। उसके लिए लिखना होगा भाई क्या? रोहन्स हाउस। तो बात को ध्यान से समझिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अब क्लियर हो गया कि कमल का घर बड़ा है रोहन के घर से, तो रोहन हो गया पॉजेसिव केस और फिर हो गया एक्चुअल नाउन। अब पिछले वीडियो में बहुत बार रिपीट कर कर के बताए थे कि एक ही वाक्य में दो सेम वर्ड आ जाए तो बाद वाले को हटा देना है। क्लियर है? कौन से वर्ड आ रहा है? हाउस। लीजिए काट दीजिए हाउस यहाँ से। अब आप कहिए कि सर अपस्ट्रॉफ एस बिना नाउन, अब जब तक उसके बाद नाउन नहीं आएगा कैसे पता चलेगा? तो जब एक ही वाक्य में दो नाउन आएगा तो बाद वाला नाउन काट देना और यहाँ पे समझ जाना कि अपस्ट्रॉफ एस के बाद वही नाउन रिपीट हो रहा है जिसको हम दोहराने वाले हैं। तो इसका मतलब हो गया रोहन्स हाउस, और हाउस यहाँ से छिप जाएगा क्योंकि हाउस पहले एक बार आ चुका है। तो कहीं भी इस टाइप से लिखा हुआ रहे रोहन्स उसके बाद नहीं लिखा हुआ रहे नाउन, तो समझ जाइए कि वहां पे जो आने वाला नाउन है वाक्य में कहीं पहले आ चुका है। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पे क्या करा, रवि का शर्ट, ध्यान से देखिएगा। रवि कौन केस हो गया भाई? पॉजेसिव केस, और शर्ट हो गया इसका नाउन। तो रवि का शर्ट कॉस्टली है किससे? सरल से। सरल एक पर्सन है, सरल से कैसे हो जाएगा? तो रवि का शर्ट का कंपेयर किससे करवाना होगा भाई? सरल के शर्ट से। तो लिखना होगा सरल्स और उसके शर्ट का कंपेयर शर्ट से। अभी तुरंत बताए थे कि नाउन रिपीट हो जाएगा तो बाद वाले नाउन को काट देना है। तो आंसर हो जाएगा सरल्स, यहाँ पे शर्ट छिप गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? 6 तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ऊपर वाले को मिटाते हैं। केवल सोचिएगा कौन आंसर हो जाएगा कि क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, द क्लाइमेट ऑफ शिमला। अब यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ शिमला आपका पूरा टोटल हो गया। कोल्डर, कोल्डर मतलब हो जाएगा ठंडा। किससे ठंडा है? दिल्ली से। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे बात हो रहा है द क्लाइमेट ऑफ शिमला। क्लाइमेट ऑफ शिमला, शिमला का क्लाइमेट ठंडा है दिल्ली से? ऐसा हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। बताया थे कंपेरिजन जब भी होगा, कंपेयर करवा रहा है कोल्डर देन, तो कंपेरिजन जब भी होगा इधर शिमला क्या है? सिटी है, इधर भी दिल्ली सिटी हो जाता है। दोनों दो सिटी में कंपेरिजन होता है, सही हो जाता है। लेकिन यहाँ बात हो रहा है शिमला का क्लाइमेट, तो उधर भी होना चाहिए दिल्ली का क्लाइमेट। तो दिल्ली का क्लाइमेट के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा क्या आपको? यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। अब आप कहिएगा कि सर आप तो बोले हैं
कि अगर किसी नाउन का रिपीटिशन किसी वाक्य में दोबारा हो उस नाउन को तो काट देना है। तो सर ऑफ दिल्ली बच गया, यहाँ तो अपस्ट्रॉफ एस के बाद नाउन छिप जाता था, तो यहाँ पे तो दिल्ली के पहले लिखना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ सर, क्योंकि ऑफ के बाद दिल्ली आ रहा है तो दिल्ली का कंपेरिजन जिससे हो रहा है उसको छिपा कैसे सकते हैं, बाद वाले को तो छिपा दिए यहाँ पे अपस्ट्रॉफ एस के बाद, तो सीधा आंसर सरल हो गया था। लेकिन यहाँ तो कुछ लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑफ के पहले तो जगह खाली नहीं हो सकता है, तो लिखना तो पड़ेगा। तो ये था आपका नाउन। और पिछले बेसिक क्लास में क्या बताए थे कि अगर नाउन का रिपीटिशन दोबारा हो तो उसको हाइड कर दो, तो हाइड हो गया, लेकिन यहां तो हाइड होगा नहीं। तो जहां नाउन रिपीटिशन होगा, किसका रिपीटिशन, नाउन का रिपीट होगा, या तो पहला ऑप्शन क्या रखिएगा, नाउन को हाइड कर दीजिए, जैसे सरल्स के बाद नाउन हाइड हो गया, रोहन्स के बाद हाउस हाइड हो गया। लेकिन अगर हाइड नहीं होने का नौबत आए तो रिपीट को रोकने के लिए नाउन के जगह पे कौन सा चैप्टर यूज करते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, तो जब भी कंपैरिजन होगा नाउन ऑफ नाउन का, किससे, नाउन ऑफ नाउन से, तो बाद वाले में ये नाउन तो रिपीट हो रहा है तो कट जाएगा, तो इस नाउन के जगह बहुआ लगा लीजिएगा दैट या दोज, प्रोनाउन। जो ये प्रोनाउन क्या करता है, नाउन ऑफ नाउन वाले पहले नाउन को जो रिपीट होता है ना उसको दोबारा आने से रोक देता है। क्लियर। अब आप कहेंगे सर दैट और दोज में से कौन लगाए, तो नाउन अगर सिंगुलर तो दैट, नाउन अगर प्लूरल, रिपीट वाला नाउन चेक कीजिए, सिंगुलर तो दैट, रिपीट वाला प्लूरल तो दोज। क्लाइमेट सिंगुलर है क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है, इसको फील कर सकते हैं, इसीलिए इसके साथ दैट का यूज कर लीजिए। आंसर हो गया आपका दैट ऑफ दिल्ली। और दैट ऑफ दिल्ली का मन में क्या रखिएगा, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। आया कॉन्सेप्ट समझ में कि नहीं आया, क्योंकि क्लाइमेट दोबारा आने का न रिपीट नहीं हुआ, रिपीट वाला हाइड हो जाता है, लेकिन ऑफ के पहले हाइड नहीं कर सकते थे, यहाँ प्रोनाउन लिखना पड़ा। और वैसा नाउन ऑफ नाउन पर जब होगा, तो नाउन ऑफ नाउन पर जब रिपीट होगा तो उसको हाइड करने के लिए उपाय नहीं था, तो यहाँ प्रोनाउन लिखना पड़ा। कौन सा प्रोनाउन, दैट या दोज। क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन इसी पे और देखते हैं, तब हम लोग इस क्वेश्चन को 8 नंबर को टच करेंगे और इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन होगा तो नाउन ऑफ नाउन में पहला नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए किस प्रोनाउन का यूज कीजिएगा, दैट या दोज का। चलिए एक क्वेश्चन और यहां पे देखिए, द एप्पल्स ऑफ Kashmir are sweeter than शिमला। ठीक है, तो किससे कंपैरिजन हो रहा है, कश्मीर का एप्पल का किससे, शिमला से। कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है कंपैरिजन। तो जब नहीं हो सकता है भाई तो हमको लिखना क्या पड़ेगा, द एप्पल्स ऑफ शिमला। हो गया क्या, द एप्पल्स ऑफ कश्मीर आर स्वीटर, स्वीटर देन कंपैरेटिव डिग्री हो गया, कंपैरिजन कर रहा है। तो कश्मीर का एप्पल का कंपैरिजन हो गया शिमला के एप्पल से। तुरंत बताया था कि नाउन रिपीट होगा तो करना क्या है, तो नाउन रिपीट होगा तो हाइड कर दीजिए, लेकिन यहाँ ऑफ के पहले तो हाइड होगा नहीं, तो ऑफ के पहले हाइड नहीं होता, रिपीट होने से बचाने के लिए प्रोनाउन का यूज करना है। और कंपैरिजन में रिपीट होने से बचाने के लिए कौन सा प्रोनाउन होगा, दैट या दोज। यहाँ नाउन एक है कि एक से ज्यादा, तो एप्पल्स एक से ज्यादा है तो दोज लिख दीजिए, तो आंसर हो जाएगा दोज ऑफ शिमला। और दोज ऑफ शिमला का मतलब हो गया एप्पल्स ऑफ शिमला। क्लियर है। चलिए तो आगे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्लियर करते हैं। मजा आ रहा होगा कॉन्सेप्ट समझ के, तो जल्दी से कमेंट करते रहिए #Y का। क्वेश्चन तो बिना रूल्स पे ऐसे ही सारा पढ़ाएंगे कि कभी रूल्स दिमाग में भी नहीं आएगा। बस सोचने का केवल हैबिचुएट हो जाइए, सोचिए किसी चीज़ को कि ये लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज की तरह ट्रीट कीजिएगा
तो आसान हो जाएगा, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कीजिएगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें कंपैरिजन किसका हो रहा है? द कलर ऑफ रमन शर्ट, द कलर ऑफ रमन शर्ट इज ब्राइटर देन कमल। कमल से द कलर ऑफ रमन शर्ट का कंपैरिजन होगा? रमन के शर्ट का कलर का कंपैरिजन किससे हो रहा है? कमल पर्सन से। तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं, बताए थे क्या? सेम केस में होना चाहिए, सेम चीज से होना चाहिए। तो ब्राइटर मतलब क्या होगा कि चमकीला है। तो किससे चमकीला है? कमल के शर्ट का कलर हो जाना चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन का कंपैरिजन करेंगे तो कमल से नहीं करना होगा, किससे करना होगा? द कलर, इसको यहाँ पे यहाँ लिखते हैं, द कलर ऑफ, और किसका शर्ट? कमल शर्ट। अब ध्यान से देखिएगा कि कंपैरिजन तो सही हो गया कि द कलर ऑफ रमन्स शर्ट इज ब्राइटर देन द कलर ऑफ कमल्स शर्ट, सही हो गया आंसर। लेकिन क्या देखिए, तो जब कंपैरिजन किए तो नाउन रिपीट हुआ। कौन नाउन? कलर रिपीट हो गया, और कौन रिपीट हो गया? शर्ट। कैसे आंसर बनेगा? आंसर जल्दी बताइए तो इसका क्या होगा? 1 मिनट हम आप लोग को देते हैं टाइम, अगर इसका आंसर जानते हैं तो बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी आंसर कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा पूरी तरह से तो। क्यों? क्योंकि इसका कंपेयर होगा इसके साथ, और इसमें जो नाउन रिपीट होगा या तो उसको हाइड करेंगे या उसके जगह प्रोनाउन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये ऑफ के पहले वाला हाइड हो सकता है? नहीं, तो यहाँ प्रोनाउन चाहिए था। कलर सिमिलर है तो लीजिए दैट, यहाँ अपस्ट्रॉफ एस के बाद तो हाइड हो जाएगा, इसलिए इसको हटा ही दीजिए। आंसर हो जाएगा दैट ऑफ कमल्स। आया समझ में कि नहीं आया? तो इस टाइप से क्वेश्चन जब भी पूछेगा, कंपैरिजन करेगा केस का या ऑफ का कंपैरिजन करेगा, तो समझ जाएगी कि ऑफ के पहले वाला नाउन रिपीट नहीं होगा। रिपीट के लिए प्रोनाउन लगाइएगा और अपस्ट्रॉफ इसके बाद नाउन को हाइड कर दीजिएगा, उसके बाद कोई जरूरत नहीं लगाने का। आया समझ में? चलिए, जब आ गया होगा समझ में तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के तरफ। और ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा जल्दी अभी बताइए, या एक क्वेश्चन इस पे दे दिया जाए क्या? एक क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाए क्या इस पे? चलिए एक क्वेश्चन देते हैं इस पे बनाने के लिए, ताकि आप लोग को पता चले कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ एन एक्टर इज मोर चार्मिंग देन डैश। और डैश में अभी मैं ऑप्शन देता हूं, आपको जल्दी आंसर बताना है। ए में ऑप्शन है ए टीचर, बी में ऑप्शन है आपका दैट ऑफ ए टीचर्स, सी में है ए टीचर्स, और डी में है दैट ऑफ ए टीचर। जल्दी से अपना अपना आंसर ऑप्शन के साथ भेजें ताकि पता चले कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। तब तक मैं आपका कमेंट भी चेक करता हूं कि आपका कमेंट क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए, और कमेंट आ रहा है देखते हैं। तो सबसे पहले देखना है किसका कंपेयर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोर चार्मिंग देन कंपैरिजन कराने के लिए आ गया, तो आपका ये कंपैरिजन इससे होगा। द लाइफ ऑफ एन एक्टर का कंपैरिजन टीचर से होगा कि टीचर के लाइफ से? तो टीचर से नहीं हो सकता, ऑप्शन गलत। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिएगा दैट किसके लिए आया होगा भाई, नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए। तो किसके लिए ऑफ के पहले आया होगा, लाइफ के लिए। तो लाइफ यहाँ हो गया, ध्यान से बात को देखिएगा। और किसका लाइफ, टीचर का लाइफ। और टीचर में अपॉस्ट्रोफ एस लगा दिए तो अपॉस्ट्रोफ एस के बाद तो फिर कुछ छुप जाएगा। तो कहाँ कुछ है इसके एक्टर के बाद जिसको हम छुपाएंगे यहाँ पे, तो लीजिए ये गलत। अब देखिएगा क्या है कि ए टीचर्स पर अपॉस्ट्रोफ एस दे देते, यहाँ कुछ छिपेगा। अगर एक्टर के बाद कुछ रहता है यहाँ छिपाने के लिए तब तो टीचर के बाद यहाँ छिपाते, या एक्टर पर्सन है तो पर्सन पजेसिव केस में रहता तब ना अपॉस्ट्रोफ एस लगाते। तो इस टीचर पर्सन को पजेसिव केस लगा के यहाँ छिपा देते जिसको यहाँ पे आता एक्टर के बाद। ऐसा है नहीं, लीजिए ऑप्शन ये हो गया सही। अब ऑप्शन ये सही कैसे हुआ, तो देखिए एक्टर का कंपेयर किससे हो गया भाई, टीचर पर्सन से। और यहाँ ऑफ के पहले नाउन रिपीट नहीं होगा तो नाउन लाइफ को रिपीट से बचाने के लिए क्या लग गया आपका, दैट लग गया। कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आया समझ में। चलिए तो एक कॉन्सेप्ट आज और देखेंगे, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस इसमें समझ नहीं आया होगा तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर लिखें और वहां से आपका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आइए कॉन्सेप्ट और देखते हैं। दम दे गया ऐसा क्वेश्चन जैसे ही मिले आप देखिए और उसका आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए और उसका सॉल्यूशन होना चाहिए कि आखिर क्यों हुआ ऐसा, क्यों का रीजन के साथ आंसर आना चाहिए दिमाग में। ऐसा नहीं कि रट जाइए कि इसके बाद ये लगेगा तो उसके बाद वो लगेगा, रटना नहीं है, ठीक है। A friend of Saral live in this house. The friend of Saral lives in this house. अब इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत जगह आप फंस जाइएगा, तो आज हम लोग देखते हैं कि आखिर होगा क्या। इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें सीखने के लिए, और इसको सीखने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को सीखेंगे तब ये जाके आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। तो आइए, ये एक फील्ड है, कुछ भी मान लीजिए, रूम वगैरह है या फील्ड है या गैलरी है, कुछ भी मान लेते हैं, बहुत सारा आदमी है, ठीक है। अब ही नोज डैश मैन, ए नंबर। बी नंबर में क्या है, ही नोज डैश मैन। एक और सिचुएशन बना देते हैं, फील्ड है, एक ही आदमी है। अब होता क्या है कि जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वहां पे आर्टिकल लगाना होगा। अब ये वाला जो बात है, अगर हम बोलेंगे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो फील्ड में कितना आदमी है, बहुत सारा आदमी है। तो जब बहुत सारा आदमी है तो ये बात को स्पीकर बोला होगा लिसनर से। स्पीकर आई होता है, लिसनर यू होता है। तो आई ने यू से बोला कि भाई ही जो आदमी है वो जानता है मैन को। अगर इसमें से एक आदमी को वो जानता है, ध्यान से बात को देखिएगा, तो अगर हम ए और एन का यूज कर रहे हैं तो उसमें स्पीकर को पता होगा कि वो किस आदमी को जानता होगा, मतलब जो बोल रहा है उसको पता होगा, ठीक है। लिसनर जिसको बता रहा है उसको पता नहीं होगा कि किसके बारे में बात हो रहा है। तो आप ए और एन लगा दीजिएगा। तो आई ने यू को बोला, जो सुन रहा है, कि ही जो है ना ये फील्ड में से एक आदमी को जानता है भाई। अब कौन आदमी को जानता है, ये लिसनर यानी सुनने वाला को पता नहीं है, लेकिन स्पीकर को तो पता है। तो केवल स्पीकर को पता होगा जिसके बारे में बात हो रहा है, वहां पे ए और एन लगाइएगा। तो लीजिए यहाँ पे लिख दिए ए। अब ए और एन वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग लगता है, तो आर्टिकल चैप्टर में देखेंगे हम लोग। मैन कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो यहाँ पे ए लग जाता है, वॉवेल साउंड आता है तो एन लग जाता है। अब होता क्या है कि जब हम ए और एन का प्रयोग करते हैं
तो वहां पे हमारे इनडायरेक्ट मतलब होता है कि वन ऑफ मेनी, यानी हम बात कितना कर रहे हैं, वन का, लेकिन वहां पे और भी है कि एक ही है, तो वहां पे और भी है, वन ऑफ मेनी मतलब बहुत में से एक, तभी हम ए और एन लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ए एन नहीं लगा सकते। आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, मैं बोल दिया कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, तो पेन और भी है, क्योंकि वहां ए का मतलब हुआ कि बहुतों में से आप एक का बात कर रहे हैं। लेकिन नीचे वाला देखिए तो सिचुएशन, फील्ड में कितना आदमी है, एक। अब ये बात स्पीकर किसको बताएगा भाई, लिसनर को। भाई देखो फील्ड में है ना जो आदमी, इसको कौन जानता है, ही। अब हम बात कर रहे हैं तो हम तो जान ही गए इस आदमी के बारे में, और जिसको बता रहा है फील्ड में एक के आदमी है तो तो पता चल गया किसके बारे में बात हो रहा है। तो लिसनर और स्पीकर दोनों को पता हो किसके बारे में बात हो रहा है, तो वहां पे लगाइएगा द, और द का मतलब होता है ओनली वन, तब तो ओनली वन है यहाँ पे, और यहाँ बहुतों में से एक का बात किया तब तो एन लगा, तो यहाँ पे लग जाएगा द। तो आर्टिकल जब भी लगाइएगा तो उसमें एक चीज सोचिएगा, जब भी ए एन लगाइएगा तो ए एन का मतलब होगा मेनी में से एक का बात हो रहा है, लेकिन जब द लगाइएगा तो द का मतलब होगा द ओनली वन, का मतलब एक ही है, उसके अलावा किसी का नहीं है। वो स्पीकर को भी पता है और लिसनर दोनों को पता है। एक सिचुएशन देते हैं, ये रूम है, ध्यान से देखिएगा, दो रूम हो गया, इसके अंदर चेयर है। हम किसी को बोले ब्रिंग दम, देखिएगा ए एन का क्वेश्चन ना केवल कॉन्सेप्ट पर, ए एन इसलिए पढ़ा रहा है कि हमको अभी यहाँ पे केस का क्वेश्चन देखना था, इसलिए हम ए एन का यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे वही केस पे। अब हम किसी को बोले भाई ब्रिंग, V1 से स्टार्ट है, ऑर्डर दे रहे हैं, तो ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम। अब हम जिसको बोले तो हम हो गए स्पीकर, और जिसको बोले तो लिसनर हो गया। अब हम बोले कि भाई यहाँ देखिए रूम क्या हुआ, ए रूम हो गया और ये बी रूम हो गया। हम बोले कि जाओ चेयर लेके आओ, कहाँ से लेके आओ, तो रूम में से लेके आओ। अब जो सुना है आदमी वो कौन रूम में जाएगा, ए में या बी में, नहीं पता है उसको। कौन चेयर लाएगा, ए में के कौन चेयर लाएगा, या बी में घुसा तो बी में का कौन चेयर लाएगा, नहीं पता है उसको। तो ये बात स्पीकर को तो पता है कि चेयर लाने का बात हो रहा है, लेकिन जिसको बोल रहा है उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं कि हम कहाँ पे जाएं और कौन चेयर लेके आए। नो इन्फॉर्मेशन मतलब ए और ए। लिसनर को पता नहीं होगा, केवल स्पीकर को पता होगा, तो वहां पे ए लगाइएगा। यानी कि ए लगा मतलब चेयर भी बहुत सारा में से एक का बात हो रहा है तो बहुत सारा चेयर है, और रूम भी बहुत सारा होगा उसमें से एक का बात हो रहा है तो ए लग गया। तो एक कब लगता है, जब बहुत में से बात कितना का होना होगा, एक का। लेकिन लीजिए मिटा देते हैं, रूम का एगो। अब हम बोले स्पीकर बोला किसको, लिसनर को, भाई जाओ रूम में से चेयर को लेके आओ। तो लिसनर जो है सुना, उसको तो पता चल गया कि भाई रूम तो है, तो लिसनर को रूम के बारे में पता है, स्पीकर को रूम के बारे में पता है, तो लीजिए द। लेकिन स्पीकर बोला कि चेयर भी लेके आना है, लिसनर को तो पता नहीं कि कौन चेयर लेंगे, बहुत सारा चेयर है, कोई उठा के चला है। तो स्पीकर को पता है कि चेयर लाना है, लेकिन लिसनर को पता नहीं है, तो स्पीकर को केवल पता होगा, तो क्या लगाइएगा, ए और एन। तो लीजिए ए और एन लग गया चेयर में। तो यहाँ पे ए और द आंसर, यहाँ पे ए और ए आंसर। सिचुएशन चेंज होता है तो आर्टिकल भी चेंज हो जाता है, आर्टिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कभी रूल पे मत रटिएगा आर्टिकल को, पढ़ाएंगे आर्टिकल तब बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेयर के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन था लिसनर को, तो ए लगा दिया। रूम के बारे में स्पीकर लिसनर दोनों को पता है तो द लग गया। तो द का मतलब द ओनली वन, एक ही रूम था, चेयर एक बहुत में से था, इसीलिए ए और एन लगा। क्लियर हुआ। तो जब ए और एन लगाइएगा तो वहां इनडायरेक्ट मीनिंग होता है वन ऑफ मेनी, और जहां पे द लगता है उसका मतलब होता है इनडायरेक्ट मीनिंग द ओनली वन। क्लियर हो गया। ये दिमाग में सेट कर लीजिए, ए और एन द तो आपका 70% खत्म, 30% केवल हौच पौच मिसलेनियस है, उसको खत्म कर दिया जाएगा पढ़ा के। ये दोनों पॉइंट केवल याद रखिए। अब यहां पे आइए भाई, ए फ्रेंड लगल है, ध्यान से देखिएगा। तो ए फ्रेंड का मतलब फ्रेंड और होगा कि एक ही है, तो फ्रेंड और होगा। तो किसका फ्रेंड, सरले का फ्रेंड में से ही फ्रेंड का बात हो रहा है, एक का। तो सरल के पास और भी फ्रेंड है कि एक के वो फ्रेंड है, तो औरो फ्रेंड होगा। तो कैसे लिखना पड़ेगा इसको,
सरल्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। और तब ना इस फ्रेंड में से हम एक फ्रेंड को सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि बताएं क्या थे, ए और एन लगेगा तब मेनी में से कितना होगा, एक। तो लीजिए फ्रेंड्स मेनी हो गया बहुत सारा, और इसमें से हम कितना फ्रेंड का बात कर रहे हैं भाई। अब पिछले कॉन्सेप्ट पे आइए, अभी जस्ट 5 मिनट पढ़ाए थे पहले कि अगर एक ही वर्ड नाउन या प्रोनाउन कुछ भी रिपीट होगा दोबारा तो उसको हाइड नहीं तो प्रोनाउन लगाइए। तो अपॉस्ट्रोफ एस के बाद फ्रेंड रिपीट हो गया तो हाइड कर दिए भाई, तो हो गया ए फ्रेंड ऑफ सरल्स। तो इसका मतलब क्या होगा, सरल के बहुत दोस्त में से एक दोस्त इस घर में रहता है, यानी सरल के पास और भी दोस्त है और उसमें से इस घर में रहने वाला कौन है, केवल एक। अब देखिए आप लोग इसमें फंसते क्यों हैं पता है, इसमें फंस जाते हैं क्योंकि ये टिपिकल टाइप है, ये एग्जामिनेशन में पूछने वाला है। और जो यूजुअली जो हम लोग यूज करते हैं वो देखिए, ए के बदला क्या यूज कर लिए हम लोग, वन। वन क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन है तो नाउन को इसके साथ लिखने का जरूरत नहीं है, नहीं है तो डायरेक्ट आ गया ऑफ, लीजिए ऑफ लगा दिए। तो वन, ई वन किसके लिए आया है, ये फ्रेंडे के लिए ना आया है, अरे भाई लीजिए ये फ्रेंड के लिए आया तो वन यहाँ पे लिख दिया, वन प्रोनाउन है इसलिए नाउन को फ्रेंड के साथ नहीं लिखे। अब इसके बाद क्या रहा है, ऑफ लिख दिए। अब हम किसका बात कर रहे हैं, सरल के बहुत दोस्त का था, लिख दीजिए सरल्स और फ्रेंड्स। अब देखिए सरल का बहुत दोस्त में से हम कितना को सिलेक्ट कर लिए, वन का, तो वन ऑफ सरल्स फ्रेंड आप बहुतों बार सुने होंगे, बहुते बार बोले होंगे, लेकिन यही वाला बात ना ई लिखा हुआ है, फ्रेंड ऑफ सरल्स, ये दोनों बराबर हो गया। तो ये हम लोग सुनते हैं तो आसान लगता है, ये उसके बदला लिखा हुआ है तो ये टिपिकल लगता है। आया कॉन्सेप्ट समझ में कि नहीं आया? तो आप वन ऑफ को लिख दीजिए सरल्स फ्रेंड, तो यहाँ पे फ्रेंड को लिखना पड़ा सरल्स के बाद क्योंकि नाउन रिपीट नहीं हो रहा था। लेकिन इसी को हम वन को ए फ्रेंड में चेंज कर दिए। ए फ्रेंड का मतलब क्या, बहुत में से एक फ्रेंड, क्योंकि ए एन लगता है तो वन, लेकिन कितना में से, मेनी में से। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए फ्रेंड ऑफ सरल्स लिखिएगा तो नाउन रिपीट नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे आप लिख चुके हैं, ए के साथ नाउन लिख सकते हैं। लेकिन जब वन लिख दिए ए फ्रेंड के बदला तो वन तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के केस में जब हम पढ़ाएंगे तो आप कहिए कि सर ये वन तो संख्या भी बता सकता है, तो भाई संख्या तो बताता ही है, डिटर्मिनर के रूप में भी, प्रोनाउन के भी रूप में, लेकिन यहाँ प्रोनाउन वाला ऑफ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन के पहले या तो नाउन रखिए या तो प्रोनाउन रखिए, तीसरा कोई चैप्टर नहीं आ सकता है। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन के पहले या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। तो अगर हम ए फ्रेंड के मतलब वन प्रोनाउन को रखेंगे तो नाउन तो प्रोनाउन के साथ आएगा नहीं, नाउन और प्रोनाउन एक साथ कभी नहीं आ सकता है, नाउन के बदले प्रोनाउन आता है। तो लीजिए प्रोनाउन लिख लिए। अब ये वन कितना में से, बहुत दोस्त में से, किसके बहुत दोस्त, सरल्स, अपॉस्ट्रोफेस लग गया, और फ्रेंड्स रिपीट नहीं हो रहा था पहले, यहाँ लिखना पड़ा। तो इसी बात को ये बात लिखा हुआ ये एग्जाम में पूछता है। क्लियर है? अब यहां पे आइए, ये द फ्रेंड का मतलब क्या हुआ, द लगने से आपको क्या पता चला कि फ्रेंड और भी है कि सरल का एक ही फ्रेंड है? सरल का एक ही फ्रेंड है कि द का मतलब द ओनली वन ही होगा। तो जब फ्रेंड और है ये नहीं है तो सरल पर अपॉस्ट्रोफिस लेके फिर फ्रेंड लिखने का जरूरत है? जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो ये हो गया द फ्रेंड ऑफ सरल, सही है, इसमें अपॉस्ट्रोफिस नहीं लगाना है। ये समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे ए फ्रेंड का मतलब और भी फ्रेंड सरल का होगा, और उस और सरल के फ्रेंड को सरल्स अपॉस्ट्रोफिस लगा के लिखना पड़ेगा, और फ्रेंड नहीं लिखे क्यों, क्योंकि नाउन रिपीट दोबारा नहीं हो सकता, हाइड हो गया अपॉस्ट्रोफिस के बाद, जस्ट पहले पढ़ाए थे। और इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वन ऑफ सरल्स फ्रेंड। ठीक है, इस बात को आप कैसे लिखिएगा जरा देखिए। तो सरल का कितना फ्रेंड है भाई, एक ही फ्रेंड, तो सरल लिख दीजिए। और द फ्रेंड मतलब एक ही फ्रेंड है तो अपॉस्ट्रोफिस लिख के एक फ्रेंड लिख दीजिए। तो सरल्स फ्रेंड बराबर द फ्रेंड ऑफ सरल, यानी कि आप ये अपॉस्ट्रोफिस वाले नाउन के साथ ऑफ लगा सकते हैं, दोनों सही हो गया द के केस में। एक चीज यहां देखिए, राम्स कार, राम्स कार, ध्यान से देखिएगा, राम्स कार यानी राम का कार। क्या हम इस कार को एक मान लिए तो क्या लगा दिए, कार के पहले द लगा दिए,
द लगा दिए ना भाई। अब द कार को हम एक मानेंगे तो द लग जाएगा, और ऑफ लगा के उस आदमी का नाम लिख दिए जिसका है, तो द कार ऑफ राम बराबर राम्स कार। तो वही द फ्रेंड ऑफ सरल, सरल का एक ही दोस्त था तो सरल्स फ्रेंड। तो ये बराबर ये और ये बराबर ये, दोनों बराबर हो गया। अब जब भी चाहे आप ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, बहुत बार पूछा हुआ कॉन्सेप्ट है, इसको भूलने का कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। ये वाला नहीं पूछेगा सरल फ्रेंड, ये पूछ देगा द फ्रेंड ऑफ सरल, आपका ऑप्शन रहेगा सरल से। एक क्वेश्चन देते हैं, उसको क्लियर करके बताइएगा जल्दी से जल्दी कि आंसर क्या होगा। ठीक है? एन अंकल ऑफ, यहां पे ऑप्शन दे देते हैं, टीचर्स इन माय कॉलेज। ऑप्शन है आपका कमल, और ऑप्शन बी है आपका कमल्स, और ऑप्शन सी है आपका कमल्स अंकल्स, और डी में आपको दे दिए, छोड़िए डी नहीं आंसर होगा, चलिए तीनों रखिए। ठीक है? अब यहाँ पे एन अंकल लिखा हुआ है, तो एन लगा है मतलब कि यहाँ पे जो पर्सन आएगा उसका एक अंकल है कि एक से ज्यादा में से बात हो रहा है एक का। तो यहाँ पे बहुत सारा अंकल होगा कमल का, तब ना एन लगा है। एन का मतलब क्या बताए थे? वन ऑफ मेनी, मतलब मेनी में से एक। अब हमको यहाँ पे कमल लिख देंगे तो कमल के ई एन अंकल मतलब तो एक के को अंकल हो जाएगा, और इसका बात हमको बहुत सारा अंकल में से करना होगा, तो आंसर तो गलत हो गया। एक अंकल रहता तब ना लिख देते द अंकल ऑफ कमल, कमल का एक ही अंकल है तो हो गया, कमल के बाद कुछ नहीं लगाना पड़ता। सी नंबर क्यों गलत है? कमल के बहुत सारा अंकल सही हो गया, लेकिन नाउन रिपीट होगा नहीं, यहां सही होगा बी नंबर आंसर। बी क्यों हो गया सही? तो कमल पर अपस्ट्रोफ एस हो गया, यहाँ पे हो जाएगा कमल के बहुत सारे अंकल्स, और उस अंकल्स में से बात कितना का हो रहा है? एक का, और अपस्ट्रोफ एस के बाद उस नाउन को नहीं लिखा जाता, हाइड हो जाता है, इसलिए आंसर हमारा हो गया बी नंबर। कॉन्सेप्ट कैसा लगा? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड, ताकि सारा कॉन्सेप्ट आज खत्म कर दिया जाए। जल्दी बताइएगा, जल्दी। ये क्वेश्चन सही है कि वाई से लिखिएगा, सही है तो वाई, और अगर गलत है तो लिखिएगा नो, या सही के लिए लिखिए आर राइट, और गलत के लिए लिखिए रॉन्ग डब्लू। जल्दी कमेंट कीजिए तो, राइट या रॉन्ग, जल्दी बताइए ये पूरा सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तब तक चेक किया जाए। तो कमेंट करते रहिए। अब देखिए क्वेश्चन गलत है कि सही, जरा देखिएगा ध्यान से। ए का बात हो रहा है तो इसका मतलब वन ऑफ मेनी, तो वन ऑफ मेनी मतलब यहाँ पे बहुत सारा फादर में से एक पिताजी, तो रमन के बहुत सारे पिताजी में से एक पिताजी। हद हाल है भाई। अरे बउआ, कभी कभी इंग्लिश को ब्यूटी, मीनिंग, स्ट्रक्चर सब पे चेक करो ना। तो ये स्ट्रक्चर पे सही था, ए फादर था तो यहाँ बहुत सारे में से एक होगा, लेकिन मीनिंग तो गलत हो गया। किसी पर्सन का बहुत पिताजी कैसे हो जाएगा? तो कभी कभी अपस्ट्रॉफ एस वाला चेक करना है, और कभी कभी पूरा सेंटेंस चेक करना पड़ता है। तो अब बताओ कि फादर एक से ज्यादा किसी का होगा कि एक के को? तो एक से ज्यादा तो होगा नहीं, तो जब एक से ज्यादा नहीं होगा तो हमको लिखना क्या पड़ेगा? द फादर। और द फादर मतलब किसका? उसी पर्सन का। तो उसी पर्सन का, तो अपस्ट्रोफ एस क्यों लगाना? क्योंकि एक से ज्यादा का बात ही नहीं हो रहा। तो आंसर इस बार ये टोटल गलत है, आंसर हो जाएगा द फादर ऑफ रमन, कि रमन के पिताजी। कभी कभी ए एन वाला भी गलत कर देगा, अपस्ट्रोफ एस वहां निशाना रहेगा, तीर कहीं और चलाना है। ठीक है, और कहीं कहीं निशाना भी वही, तीरों हुए चलाना है। तो जाल में फंस जाइएगा तो छटपटा जाइएगा। तो देखिए, दिमाग को लगाइए चारों दिशाओं में, कॉमन सेंस का यूज कीजिए। इसीलिए ना कॉमन सेंस मिला है, लैंग्वेज में कॉमन सेंस का यूज किया जाता है।
और नहीं तो आप तो किसी को भी गरिया दीजिएगा कहीं भी। कॉमन सेंस क्यों है, किस पर्सन से किस तरह ट्रीट किया जाता है लैंग्वेज के थ्रू, आया समझ में। तो वी आर लर्निंग नॉट सब्जेक्ट, वी आर लर्निंग एक्चुअल लैंग्वेज, और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू लर्न अ लैंग्वेज। यू ओनली हैव टू थिंक। ओके, तो आज का सेशन कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, जरूर कमेंट में लिखें और वीडियो को देखते रहिए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताएं कि कॉन्सेप्ट आपका कैसा लगा आज का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।